नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिस घटना पर टैग करने पर महुआ मोइत्रा ब्लॉक कर देती हैं लोगों को, उसी घटना पर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। राहुल ने कहा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की बीभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। राहुल ने कहा कि हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वक्त को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महुआ मोइत्रा को टैग नहीं किया, इसलिए ब्लॉक होने से बच गए। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष ब्लॉक हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले पर जो भी पत्रकार या आम आदमी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहा है और महुआ मोइत्रा को टैग कर रहा है, उसके बाद महुआ मोइत्रा उन्हें सीधे ब्लॉक कर दे रही है। ऐसा नहीं वो हमेशा विरोध करने वालों को ब्लॉक कर रही हैं, ऐसे लोगों को भी कर रही हैं जिन्होंने हमेशा उनकी तारीफ की। लेकिन अब एक सवाल पूछ लिया तो महुआ सहन नहीं कर पाई। सवाल सुनने और पढ़ने की भी इच्छा नहीं है। इच्छा ना हो जवाब मत दीजिए, लेकिन बोलने की आज़ादी को दबाने पर मोदी सरकार पर हर रोज बरसने वाली आहत होने वाली महुआ खुद उनसे भी आगे निकल रही हैं। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि हिपोक्रेसी भी की सीमा होती है। महुआ का वही हाल है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है। चौंकने से पहले सुन लें कि थाईलैंड का सुप्रीम कोर्ट है। इस कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में पद से हटा दिया है। खबर पर ध्यान दीजिए, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने पर हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की थी जिसे एक अदालत के अधिकारी को रिश्वत देने के कथित प्रयास में जेल हुआ था। श्रेथा थाविसन के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन मानते हुए संवैधानिक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसके अंदर गंभीर रूप से नैतिक अखंडता का अभाव है। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के सांगड़ी गांव में तिरंगा यात्रा को कांग्रेस के लोकल नेताओं ने रोका इसलिए क्योंकि तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों को जो यूनिफॉर्म के ऊपर एक भगवा टी शर्ट पहनाई थी, उस पर सावरकर की तस्वीर भी थी, साथ ही सुभाष चंद्र बोस की थी। लेकिन कांग्रेस के नेता सावरकर को देखकर भड़क गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है गांधी की हत्या में जिस व्यक्ति के ऊपर साजिश रचने के आरोप लगे हैं, उन सावरकर की फोटो पहनना सही नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने फिर बच्चों को यह बताया कि गांधी की हत्या के साजिशकर्ता वीर सावरकर हैं। बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार बयान जारी किया। हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाने के पीछे की ताकतों और हिंसा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाखों शहीदों के खून का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। शेख हसीना ने मांग की है कि देश में दंगाइयों को दंडित किया जाए। उन्होंने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी न्याय की मांग की, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। शेख हसीना ने अपने बेटे साजिद वाजेद के एक्स अकाउंट पर बांग्ला भाषा में बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अवामी लीग के खिलाफ तख्ता पलट को अपने पिता, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई शहीदों का घोर अपमान बताया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद जूलियस लीसर ने देश की संसद में बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं समेत बाकी माइनॉरिटी पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। सांसद जूलियन लीसर ने इसे मानवीय तबाही बताते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंसक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश में अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच आपसी सम्मान कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की अपनी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारकर गलती की। वर्तमान में राज्यव्यापी जन सम्मान यात्रा पर निकले पवार ने एक मराठी चैनल से कहा
किसी को भी राजनीति घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। बता दें, महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में पवार का यह बयान मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने देश के टॉप 200 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। उस सूची में जगह बनाने वाले पूर्वोत्तर का एकमात्र प्राइवेट विश्वविद्यालय है। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले सप्ताह इस यूनिवर्सिटी पर फ्लड जिहाद का आरोप लगाया था। शर्मा इस यूनिवर्सिटी को लगातार निशाना बनाते रहे। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला करने की धमकी देने के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबमरीन तुरंत भेज दी। अमेरिका इजराइल का खास दोस्त है। इस बीच अब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि अमेरिका भविष्य में किसी भी हमले को रोकना और उससे बचाव करना चाहता है और किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष को टालना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का ये प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट का अपना दौरा फिलहाल टाल दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कल कैबिनेट में ही झड़प हो गई। गैलेंट ने नेतन्याहू के विचार को बकवास बताया और फिर नेतन्याहू ने इजराइल के नैरेटिव के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हालांकि अब ईरान को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसियां लेबनान और ईरान में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसियां किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं। साथ ही हमारी सेना हमले के अलग अलग विकल्पों को तैयार रखे हुए है ताकि हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले को रोकने का तरीका बताया था और उम्मीद जताई थी। बाइडेन ने कहा था कि अगर गजा युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है तो ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। फिर सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने भी खबर चलाई कि ईरानी अधिकारी भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हमला न होने की अंतिम उम्मीद भी तोड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी परमानेंट मिशन ने कहा कि गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर फिलिस्तीनी हमास आंदोलन और इजराइल के बीच किसी भी वार्ता में ईरान भाग नहीं लेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि तेहरान ऐसी वार्ता में भाग नहीं लेगा और ना ही लिया है। वहीं हमास के एक अधिकारी ने कहा कि वो गुरुवार को संघर्ष विराम वार्ता में भाग नहीं लेगा, यानी हमास भी भाग नहीं लेगा और ईरान भी भाग नहीं लेगा, जिससे ये मजबूत संकेत मिलता है कि वार्ता में कोई भी सफलता अभी भी मायावी है। सफलता मिलने की संभावना ही ना मानो। देशों को उम्मीद थी कि हमास और इजराइल एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। रूस में हुई मुलाकात में पुतिन ने कहा कि मॉस्को फिलिस्तीन के लोगों की दुर्दशा से आहत है, दुखी है और एक पूर्ण राज्य बनाने की उनकी आकांक्षा का समर्थन करता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की मांग के बावजूद मॉस्को मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर ध्यान दे रहा है। वहीं अनुभवी नेता अब्बास ने कहा कि रूस फिलिस्तीनी लोगों के सबसे प्यारे दोस्तों में से एक है। उन्होंने पुतिन से कहा कि हमें आप पर विश्वास है, हमें आप पर भरोसा है और हम आपका समर्थन महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां रूस वीटो रखने वाली 5 शक्तियों में से एक है, वहां रूस को इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ काम करना चाहिए। बता दें, जहां अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर है, वहीं रूस मिडिल ईस्ट को दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका उनके साथ है और हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद साथ में है जबकि हम युद्ध में हैं। बता दें, रूस ने कुछ दिन पहले ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए थे। रूस ने यह काम 15 साल बाद किया। S-14 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन का कहना है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी और नेशनल सिक्योरिटी मामलों के मंत्री इत्तेमार बेन गिविर ने सैकड़ों यहूदियों के साथ यरूशलेम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश किया और प्रार्थना की। इजरायली मंत्री के इस कदम को फिलिस्तीन, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने भी उकसाने वाला बताया है और इसकी निंदा भी की है। बता दें, अल अक्सा मस्जिद में किसी भी और धर्म को प्रार्थना करने पर रोक है। फ्रांस ने कहा है ये नया उकसावा है जो मंजूर नहीं है।
विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस फैसले को आने में लगातार देरी हो रही है। मंगलवार को आना था लेकिन फिर टल गया। अब इसकी सुनवाई 16 अगस्त को होगी। CAS ने कहा कि अब ये तारीख 16 अगस्त को पेरिस के समय अनुसार शाम 6 बजे तय की गई है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि जापान को अब एक नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। फुमियो किशिदा ने इस फैसले के बारे में कहा कि पार्टी को नई शुरुआत की जरूरत है। 67 वर्षीय किशिदा के सितंबर में पार्टी के नए नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से हटने की उम्मीद जताई जा रही है। हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश की 16 नवंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। PR श्रीजेश ने ओलंपिक के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।